बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 15 मई और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने इनडायरेक्टली जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिल्ला पर हमला कर दिया। जी हां, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने आज फैसल वोडा साहब के थ्रू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के आला तरीन जजेस के ऊपर हमले किए गए। रकीक हमले थे, गलीज हमले थे, गाली गलोच तक की तकरीबन ज़ुबान इस्तेमाल की। और फैसल वोडा साहब ने डायरेक्ट धमकियां दी इंटेलिजेंस एजेंसी के इमा पर। जजेस को डायरेक्ट धमकियां दी और यहां तक कहा कि आपके फुटबॉल बना देंगे, आपकी पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे। यहाँ तक फैसल वोडा साहब ने कहा। इतनी चाबी भर दी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कि फैसल वोडा साहब को खुद समझ नहीं आ रहा था। खून तो नहीं निकल रहा था आंखों से, लेकिन मुंह से थूक ज़रूर निकल रहा था। गुस्से में थे और समझ नहीं आ रही थी कि क्यों गुस्से में हैं। मतलब फैसल वोडा साहब बार बार कह रहे थे कि मेरे ख़त का जवाब दें। अब समझ नहीं आ रही कि फैसल वोडा साहब माशूक हैं या माशूका हैं, कि जो सुपीरियर जुडिशरी है वो उनके खतूत के जवाब दे और किस लिहाज से जवाब दे, ये भी समझ नहीं आती। फैसल वोडा पाकिस्तान के सिटीज़न है, अगर उन्हें किसी के खिलाफ कोई प्रॉब्लम है तो अदालत जाएंगे, पिटीशन करेंगे, वहाँ पर मुकदमा लड़ेंगे। जैसे कि फैसल वोडा के खिलाफ दोहरी शहरियत का मुकदमा लड़ा गया, जिसमें वो अदालत में दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के नाहल हुए और फिर चौधरी निज़ामुद्दीन ने उनके ऊपर दोबारा पोछा फेर के उनको दोबारा सेनेटर बनाया। बिल्कुल फैसल वोडा साहब को इसी तरीके से अदालत जाना पड़ेगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने फैसल वोडा साहब को क्यों चुना। आपने चंद दिन पहले DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उस वक्त खुद ही कोशिश की थी चौधरी निज़ामुद्दीन साहब ने खुद अपने तौर पर बयानियां बनाने की, क्योंकि बयानियां रेत जैसे मुट्ठी में से रेत सरकती है उस तरीके से सरक रहा है। या आज हसनात मलिक साहब ने भी ये जुमला कहा है। तो बहरहाल बयानिया जो है वो अब बन नहीं पा रहा, और जो बना हुआ है वो बयानिया ढेर हो रहा है। इसी काम के लिए जो DGISPR थे उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सानहा हो गया। वो सानहा ये हुआ कि आप सब पल पड़े उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। आप सब ने उधेड़ के रख दिया वो बयानिया भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। इतनी शदीद तनकीद आपने की कि उसके बाद से DGISPR साहब जो हैं वो लापता हैं। अब उस काम से सबक सीखते हुए, आप अक्सर गिला करते हैं पाकिस्तान में कुछ होता नहीं, कुछ अच्छा नहीं होता। ये अच्छा हुआ है, आपकी तनकीद के बाद सबक सीखा गया कि जनाब अब खुद अवाम के सामने नहीं जाना। अवाम को सारी समझ आ गई है। 75-76 साल में जो मंजर अवाम को बार बार बेचा, अब वो नहीं खरीद रहे। उन्हें समझ आ गई कि ये मंजर नहीं, ये जहर है, जहर कातिल है, इसको हमने नहीं खरीदना। तो अब फैसल वोडा साहब को मैदान में आज उतारा गया, इस वजह से, इस लड़ने की वजह से। फैसल वोडा साहब ने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मोटी मोटी 4-5 चीज़ें आपके सामने रख दूं और फिर आपको शॉर्ट तजिया देता हूं कि इसमें मुस्बत बात क्या है, अच्छी बात क्या। आप अक्सर कहते हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा होने की तवक्को नहीं है, तो आपको बताते हैं कि अच्छा क्या हो रहा है और किस वजह से आज फैसल वोडा साहब के मुंह, नाक, कान सब जगहों से थूक निकल रहा था। वजह क्या थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमारे इदारों को निशाना बनाना बंद करें। मतलब ये मामा जी लगते हैं इदारों के। और जस्टिस बाबर सत्तार कंबोडिया के जस्टिस हैं और जस्टिस अतर मिल्ला जो हैं वो किसी और मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इदारों के मामे सिर्फ फैसल वोडा साहब लगते हैं, इसलिए उनको निशाना बनाना बंद करें, ये उन्होंने पहले बताया। तो ये इदारे खुद ही बताते जनाब, जिस तरह चंद दिन पहले बताया था और जिस तरीके से उन्होंने पूरी 90% अवाम को इंतशारी टोला कहा था, और उसके बाद इंतशारी टोले ने वापस सोशल मीडिया और दूसरे तरीके से उन्हें बताया था कि इंतशारी टोला जनाब इस वक्त आप हैं, हम नहीं हैं, और उसके बाद वो लापता हैं और आपको भेजा गया है। तो इन्होंने कहा कि अगर ये फौज नहीं होगी तो पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये तो सब कहते हैं फैसल वोडा साहब, लेकिन फौज के ऊपर 4-5 लोग बैठकर सारे के सारे अपने फैसले मुसल्लत करें, अपना एजेंडा मुसल्लत करें। बाजवा साहब 12 अरब रुपए की तो एक चीज़ सामने अहमद नूरानी लाए थे। एक तनख्वाहदार बंदे के पास इतना पैसा कहाँ से आ सकता है। वो तो खुद TV एंकर्स को कहा करते थे कि आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, आप मेरी तनख्वाह ले लें और मुझे अपनी दे दें। तो मुझे बताइए किस
टीवी एंकर के 12 अरब के असासे सामने आए हैं, तो फिर जब वो खुद एंकर्स को कहते थे मेरी तनख्वाह कम है, तो उनके 12 अरब ये एक ट्रांजैक्शन है जो सामने आई बाजवा साहब की। तो ये चंद लोग जो ऊपर बैठकर अपने माली फैसले करते हैं, माल कमाते हैं, उसमें पूरी फौज कहाँ से आ गई, सारे इलीगल काम करते हैं और फौज का नाम इस्तेमाल किया जाता है, शहीदों का नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसमें आप फौज को बीच में क्यों ला रहे हैं, पहला सवाल ये है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मिल्ला से जवाब मांगा है, 15 दिन हो गए हैं, मुझे 2 लाइन का जवाब दे दें, बात क्लियर, चैप्टर क्लोज। भाई किस हैसियत में आपको वो जवाब दे दे। मैंने पहले भी कहा, मीन कोई भी पाकिस्तानी उनको ख़त लिखेगा तो क्या जजेस उनको वापस ख़त लिखेंगे? मीन कल को कोई भी पाकिस्तानी उठ के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ख़त लिखेगा तो क्या काजी फायज ईसा साहब ने वापस उसे ख़त लिखना है? जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वापस उसे ख़त लिखना है? किसी भी जज ने उसे वापस ख़त लिखना? कोई बंदा तो कोई भी ख़त लिख देगा। मसलन कोई बंदा ये ख़त लिख देगा किसी जज को कि आपका फैसल वाडा साहब से अफेयर है, तो क्या वो जज साहब जो हैं वो आप वापस उस शख्स को ख़त लिखेंगे कि नहीं, मैं फैसल वाडा साहब से कभी नहीं मिला, मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है? तो मुझे ये बताइए कि जज आपको किस हैसियत में वापस ख़त लिखे? आपको जज साहब की किसी बात पर भी एतराज़ है, उनके कंडक्ट पर एतराज़ है, आप समझते हैं उन्होंने रिश्वत ली है, आप समझते हैं उन्होंने कोई ज़्यादती की है, आप समझते हैं वो अपने आइन की हदूद से बाहर गए, जैसे कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जाती है, बार बार हुकूमतें गिराती है, जिनके आप नुमाइंदा हैं, तो आप अदालत चली जाइए, अदालत जाके दरख्वास्त दीजिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाके दरख्वास्त दीजिए। आप जजेस को ख़त लिखेंगे, ये आपकी माशूक तो है नहीं जो आपको वापस जवाब देंगी कि आपने ख़त लिखा है तो चिट्ठी ज़रा सैयां जी के नाम लिख दो, आपको वापस कोई जवाब आएगा। ये हमें समझ नहीं कि जजेस आपको क्यों ख़त वापस लिखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आज मुझसे बदमाशी, आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं डबल बदमाशी करूँगा। वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो मतलब कि ये एक बदमाश किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो फैसल वाडा साहब ने की और जजेस को धमकी लगाई कि अब आपके साथ बदमाशी भी करेंगे। इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं बनेगा, तराजू में शवाहिद देना पड़ेंगे, किसने मदाखलत की वो जवाब दे चुके हैं, शवाहिद भी दे चुके हैं, नाम भी दे चुके हैं। और फिर कहा कि वरना तो मैं भी फ़ोन उठाकर कहूँगा कि मुझे किसी जज ने कह दिया कि कत्ल कर दो। जी बिल्कुल आप कहें और फिर आपसे सबूत मांगे जाएंगे फोरम के ऊपर, रेलेवेंट फोरम के ऊपर। इसी तरह जजेस भी रेलेवेंट फोरम पर जवाब देंगे किसी राह चलते शख्स को या किसी ओबाश नौजवान को, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सेनेटर की तरफ से कम लग रही थी, एक ओबाश नौजवान की तरफ से लग रही थी। हालांकि आप 50 साल की उम्र में अब ओबाश नौजवान आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन आप बन रहे हैं, आपकी मर्जी। इल्ज़ाम लगाने से काम अच्छा जी, आगे बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, लोगों के दिलों में शकूक व शुबात बढ़ रहे हैं। शकूक व शुबात नहीं जनाब, लोगों को मुकम्मल तौर पर पता है कि हमारे इंटेलिजेंस के इदारे लोगों को उठाते हैं, नंगा करते हैं, करंट लगाते हैं, और ये इदारे नहीं करते, उनके ऊपर बैठे चंद लोग अपने सियासी मकासद के लिए, यूनिफॉर्म पहनी होती है लेकिन सियासी मकासद होते हैं, उस काम के लिए इदारों के पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाता है। जो काम दुश्मन मुल्क के लिए डिज़ाइन किया होता है और जिसकी ट्रेनिंग दी होती है, वो काम अपने शहरियों के ऊपर किया जाता है। शकूक शुबात नहीं है, ये सब लोगों को अब कंफर्म हो चुका है। अच्छा जी, आगे कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद बातें याद आ गई। आप मुंह से थूक निकाल रहे थे, उसके साथ साथ झूठ भी निकाल रहे थे। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आपके जो इस वक्त माजरत के साथ कठपुतली चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, उनको 1 साल पहले बता दिया था, सब ने 6 जजेस ने मिलकर बताया था, ख़त भी लिखा था, और उस वक्त के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को भी बताया था, ख़त भी लिखा था, आमिर फारूक साहब को बताया था, और अब जजेस ने दोबारा बताया है। ये 1 साल बाद याद नहीं आया, बार बार याद आया, आप लोगों ने उस पर कार्रवाई नहीं होने दी। अच्छा जी, बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है, बार बार ये बात फैसल वाडा कहते रहे, मैं इसलिए दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। बगैर शवाहिद पर किसी पर इल्ज़ाम लगाने से काम नहीं चलेगा, शवाहिद देने पड़ेंगे। 1 साल पहले क्यों नहीं बताया, 1 साल बाद आपने फिर इल्ज़ाम क्यों लगाया? फिर वही बात रिपीट, जवाब वही है कि ये 1 साल से बताया हुआ है, जब से होना शुरू हुआ तब से बताया हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जजेस को अल्लाह से डरने वाला, अच्छी ज़ुबान, मोहतात और इल्ज़ामात से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। जवाब नहीं आ रहा, इससे अब हम बढ़ रहा है। ज़रा जिन्होंने आपको भेजा उनसे भी पूछ लीजिएगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के तहत क्या उनका काम लोगों के नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाना है, अपने शहरियों को उठाकर नंगा मारना है? ये कोड ऑफ कंडक्ट उनको दिया हुआ है, पूछ लेना था जब उन्होंने आपसे भेजा, क्योंकि वही तो ये सारे काम खुद अपनी वॉच में करवाते रहे हैं। छुट्टी के दिन जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से प्रेस रिलीज आती है। अप्रैल को मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ख़त लिखा, कोरियर भी किया, ख़त रजिस्ट्रार ऑफिस में मौसूल करवाया।
जवाब नहीं आया। ख़त का जवाब कभी भी आपको नहीं आना, आप गैर आइनी काम कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जजेस आपको ख़त का जवाब नहीं दे सकते, वो अगर देंगे तो वो भी गैर कानूनी काम करेंगे। आपको जजेस के खिलाफ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जिसमें आपको भेजने वाले बड़े माहिर हैं। अक्सर वो जाली वकीलों के थ्रू, जाली लोगों के थ्रू, बल्कि वो तो पर्चे करवा देते हैं। नाई, सिलेंडर बेचने वाला, जूते गांठने वाला, और पता नहीं कौन कौन बलूचिस्तान, कराची, कहाँ कहाँ बैठ के लोगों पर एफआईआर देता है। और उन्होंने आपको भी उसी साफ में वैसे खड़ा कर दिया, आपसे भी वही काम करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गंदा काम करवा रहे हैं। मीन टिश्यू पेपर्स कई तरह के होते हैं, ड्राइंग रूम में भी होता है, बाथरूम में भी होता है, आपको भी टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप खुद सोचें कौन से वाले टिश्यू पेपर आपको बनाया जा रहा है। तो इतना बुरा काम ना करें। आपकी माशाल्लाह अभी आप बढ़ापे के अर्ली स्टेज पर है, अभी आपने लंबी इनिंग खेलनी है पाकिस्तान के अंदर, भले इसी तरह से खेलनी है जो आप खेल रहे हैं, फिर भी कुछ अपना लिहाज रहने दें, इतना आगे ना जाएं जजेस के खिलाफ। ये मेरी आपसे एक जसारत है, रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, ये जुमला है, सबसे ज़बरदस्त जुमला आज फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है, पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, जो मेरे लिए होगा वो सब के लिए होगा। एग्जैक्टली फैसल वाडा साहब, यही बात आपने वापस जाकर भेजने वालों को बतानी है कि पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं। सुना आपने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने उनको जाकर बताना है कि पाकिस्तान किसी के बाप का नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है, सबसे पहले अल्लाह का है, उसके बाद अल्लाह के बाद पाकिस्तान की आवाम का है, और पाकिस्तान की आवाम ने मैंडेट दिया है, और वो इमरान खान का है जो जेल के अंदर बैठा हुआ है, जिसको 180 से ज़्यादा सीटें दी। अगर किसी के बाप का है तो वो इमरान खान के बाप का है, और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की असली हाकमियत जो है वो उसका है। किसी शख्स की जो किसी इदारे पर बैठ के सिर्फ मुसल्लत हो जाए और अपनी पॉलिसियाँ चलाए और आप जैसे दोस्तों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाए, उनके बाप का नहीं है। ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताना, बल्कि जहां आपकी प्रिपरेशन हो रही थी ना बैठे हुए, और जहां पता चला आपको खांसी का सिरप भी ज़्यादा पीना पड़ा, क्योंकि आपको लग रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी हैवी है और आपसे शायद इतनी बदतमीज़ी ना की जा सके जजेस के साथ, लेकिन फिर आपने खांसी का सिरप पिया, गला ख़राब था ना, उससे फिर आप ज़रा थोड़ा सा कायम दायम हुए और आपने ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। अच्छा जी, फिर कहा कि किस कानून के तहत जरदारी को 40 साल जेल हुई, रेकोडेक पर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत नवाज शरीफ को सज़ा हुई। तो भाई वो तो सब कुछ धो दिया, और जो जो करप्शन हुई थी वो सब कुछ धो दिया। अब इन जजेस से भी आप सवाल पूछ रहे हैं, तो काजी साहब बैठे हैं ना, चीफ जस्टिस हैं, उनसे जाके सवाल पूछें। जिन जजेस ने अगर कुछ गलत किया हुआ है उनके ऊपर अब रेफरेंस खोल दें, उनको अदालत ले आएँ। ये आपके मुंह से थूकें क्यों निकल रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में? अच्छा जी, बॉर्डर पर फौजी और पुलिस वाले जाने देंगे, कहाँ आइन में लिखा है? और जनाब आइन में क्या लिखा है? और आइन में क्या लिखा है कि जाकर जो है वो पाकिस्तान के जो दूसरे तबके हैं उन्होंने बॉर्डर के ऊपर हर मुल्क की फ़ौज ही लड़ती है, और हमें तो बड़ा फ़ख्र है अपनी फ़ौज के ऊपर, जो हमारे शहीद हैं वो हमारे सर का ताज हैं। और यही आइन में लिखा हुआ है, सियासतदान पार्लियामेंट में काम करेगा, फौजी जो है वो बॉर्डर के ऊपर होगा, यही आइन में लिखा हुआ है। आपने पता नहीं कौन आइन पढ़ रखा है। पुलिस जो है वो लोगों की सिक्योरिटी और जो अमन व अमान होगा उसको इंश्योर करने के लिए होगी, जुडिशरी इंसाफ देने के लिए होगी। और हाँ, आइन में ये नहीं लिखा कि कुछ टाउट भी होंगे मुल्क के अंदर जो टाउटगिरी करेंगे, टाउटों का रोल आइन के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ये आपकी बात दुरुस्त है, वो लिखना पड़ेगा किसी टाइम। बाकी तो जनाब ये सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा जी, आगे उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरी पगड़ियाँ उछाली गई, अब पाकिस्तान की जो पगड़ी उछालेगा उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। तो मतलब फैसल वाडा साहब अब पाकिस्तान है, अभी कह रहे थे किसी के बाप का मुल्क नहीं है, अब फैसल वाडा साहब ने फिर पहले बताया कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पूरे पाकिस्तान की बाप है और अवाम को माँ बनाया। ये निकाह कब पढ़वाया फैसल वाडा साहब ने, किसी को नहीं बताया, बहरहाल पूरे पाकिस्तान को बताया कि आपके बाप हैं वो। अब कह रहे हैं किसी के बाप का नहीं है, अब कह रहे हैं कि पगड़ी उछाली तो पगड़ियाँ फुटबॉल बना देंगे। मीन आप अपने बाप से कहें कि आपको थोड़ा सा तो लिहाज बताएं कि जजेस को ऐसी बातें नहीं कहते। ये आप पर किसी ने एतराज़ नहीं है, असल में तो आप ही ने कहा हुआ है वो बाप है सबके, मैं आपको नहीं कहता। आप मेरे लिए मोहतरम है, आपके वालिद साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है, लेकिन मैं ये तशबीह रूहानी तौर पर ही दे रहा हूँ जो आपने दी थी, कि ये आपकी तरबियत करना भी उन्हीं का फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस काम के लिए भेजा है। तो उनसे ज़रा पूछ लीजिएगा कि ऐसी बातें करनी चाहिए। वैसे उन्होंने तो करवाई हैं, वो आपको क्या कहेंगे। इंतशारी टोले से जान छुड़वाने के लिए हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। मतलब पता नहीं क्या कुछ आज उन्होंने कह डाला। कहने का मतलब ये है कि फैसल वाडा ना तो फरीक हैं, ना खुफिया एजेंसी हैं, ना हुकूमत हैं, ना मुतासरा फरीक हैं।
इतनी खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतना खौफनाक इस्तेमाल बेचारे फैसल वोडा का क्यों किया, ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को इतना बेरहमी के साथ उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जजेस से मेरी गुजारिश होगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इग्नोर करें। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ये चाहती है कि आप फैसल वोडा पर तौहीन अदालत लगाएं, ये वहाँ भी सुल्तान राई बनाएं, वो इनको इस्तेमाल कर लेंगे, फैसल वोडा साहब को नाहल करवा लेंगे, इस्तेमाल करके परे फेंक देंगे, फिर काजी साहब से या किसी और जज से रिव्यू करवा लेंगे इनका फैसला। लेकिन असल मकसद आपको कंट्रोवर्शियल करना है, आपको फैसल वोडा साहब के बराबर ला के खड़ा करना है। मेरी जजेस से गुजारिश है कि ये जितनी गाली गलोच भी करें आप इग्नोर करें, आप अपना काम करें जो कर रहे हैं। बराए मेहरबानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तौहीन अदालत या कोई और कार्रवाई ना शुरू कीजिएगा। एम यही है, आपको कंट्रोवर्शियल करने का एम है, आपको इनके बराबर खींच के लाने का एम है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब की अच्छी खबरें हैं दो। एक खबर तो अच्छी है कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में बरी कर दिया है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खबर है। इमरान खान को मास्टरमाइंड कहा जाता था 9 मई के मुकदमात में। अब अदालत ने कहा कि आप कोई सबूत नहीं दे सके, आप किसी किस्म की कोई एविडेंस नहीं दे सके। हुकूमत ने रिपोर्ट जमा करवाई, अदालत ने उसका तफसीली जायज़ा लिया और सेशन जज ने ये कहा, और ये हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सेशन जज ने कहा कि आपकी रिपोर्ट के अंदर कोई सबूत मौजूद नहीं है। वो जो कहा जाता था ना कि नाकाबिले तरदीद सबूत है 9 मई में इमरान खान के होने के, वो आज सेशन कोर्ट के अंदर सारा भांडा उसका फूट गया और अदालत ने इमरान खान को बरी किया। इसके साथ साथ 190 मिलियन पाउंड की जो रेफरेंस था उसमें ज़मानत भी मंजूर कर ली गई। वो जो कहते थे इमरान खान ने मलक रियाज से ये कर लिया, वो आज केस भी मुकम्मल पहले ही ख़त्म हुआ था, आज अदालत में मुकम्मल दम तोड़ गया और ज़मानत भी जस्टिस आमिर फारूक साहब भी उस बेंच के अंदर शामिल थे जिसने ज़मानत दी है। तो 190 मिलियन पाउंड की केस में भी ज़मानत होगी। अब सिर्फ साइफ़र की सज़ा ने मुअत्तल होना है और उसके साथ साथ इद्दत में निकाह, उन दोनों केसेस को सुना नहीं जा रहा। अदालत बार बार आगे पीछे कर रही है, कभी वकील भाग जाता है, कभी जज साहब नहीं होते। इद्दत केस में आज वकील रिजवान अब्बासी साहब भाग गए, इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, जो कहा जाता है वही वो करते हैं, वो आज भाग गए। साइफर केस अपील में जज आमिर फारूक साहब आज मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा मैंने फैसला लिखना, मतलब फैसला जजेस शाम में लिखते हैं, सबको पता है, अदालत के केसेस तो सुने जाते हैं। उन्होंने आज इस बहाने से नहीं सुना साइफर केस। अलकादर केस में ज़मानत हुई है, आपको बता दिया। अलकादर केस का जो ट्रायल था वो जेल इंतज़ामिया ने नहीं होने दिया, कहा कि जेल में सिक्योरिटी के मसाइल हैं, इसलिए आपका केस आज नहीं सुना जा सकता। और आपको याद होगा कि सईदा वारसी जो सीनियर तरीन मेंबर पार्लियामेंट भी हैं यूके से, हाउस ऑफ लॉर्ड की, और उसके बाद वो पहले आपको पता है कि बहुत ही अहम पोजीशंस के ऊपर, सियासी पोजीशंस के ऊपर बरतानिया में रह चुकी हैं। उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दी थी इमरान खान से मुलाकात करने की, सईदा वारसी साहबा ने, जो कबूल हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। आज यही सिक्योरिटी का बहाना लगाकर एक ये कार्रवाई की गई है। तो इमरान खान के केसेस को डिले किया जा रहा है क्योंकि केसेस इतने बॉन्डे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी फैसल वोडा साहब को जिन्होंने भेजा था, उनको पता है कि ये मुकदमात में इमरान खान ने हर जगह से बरी हो जाना, तो अब सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। अच्छा जी, अगली ख़बर ये है जो आपके सामने रखते हैं। अगली चीज़ के अंसार अब्बासी साहब ने हस्ब तौफीक फिर एक झूठी खबर दी है और कहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत तो हैं लेकिन वो सामने नहीं लाए जा रहे। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे कहा गया था कि इमरान खान के साथियों के ख़िलाफ़ करप्शन के सबूत हैं जो अभी तक सामने नहीं लाए गए। तो भाई अगर 9 मई के बारे में इमरान खान के ख़िलाफ़ सबूत हैं तो आज सेशन कोर्ट में देते हैं ना, जहाँ से वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। तो अंसार अब्बासी साहब झूठी खबरें देने की अपनी जो उनकी एक रवायत है उसको बरकरार रखे हुए हैं। माशाल्लाह से वो झूठ बोलते रहेंगे और झूठी खबरें देते रहेंगे, बरकरार रखेंगे अपनी वो रवायत। जितना मर्जी हम यहाँ पर उन्हें खींच कर आपके सामने लाएं वो बाज नहीं आएंगे। अच्छा जी, इस्टेब्लिशमेंट की मुट्ठी से रेत सिरक रही है, ये जुमला कहा है आज हसनात मलिक साहब ने। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए और वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों, और जो नैब अमेंडमेंट्स का बिल है जिस पे आप इमरान खान अपने केस को खुद प्लीड करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है और उसकी लाइव ट्रांसमिशन होनी है क्योंकि पहले से हो रही है।
अब देखें अगर काजी साहब खसूसी कोई डंडी ना मारें तो ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कभी नहीं चाहती थी। वो उन्होंने तो ये कहा हुआ था कोई शक्ल नहीं देखेगा, आवाज़ नहीं सुनेगा। तो ये बहुत बड़ी डिफीट हुई है। आप अक्सर कहते हैं ना कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ अच्छा होने का चांस नहीं है, कुछ आगे हमें अंधेरा नज़र आ रहा है। तो मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि तज्जिया दूंगा आपको कि आज जो फैसल वोडा साहब को गाली गलोच तकरीबन जजेस को करनी पड़ी है, ये हार की अलामत नहीं है। अदालतें खड़ी नहीं हो गई, आप खड़े नहीं हो गए। DGISPR साहब को पता नहीं लग गया कि अब मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करनी है, फैसल वोडा को भेजना पड़ा, पहली तब्दीली। दूसरी तब्दीली के जजेस खड़े हो गए। जजेस खड़े ना होते तो ये उनको गाली गलोच ना करते। अब ये करें गाली गलोच जितनी मर्जी, जजेस ने फैसले देने, थोड़ा वक्त लगेगा, 1 2 3 महीने, लेकिन सब पदर हो जाएगा इनके हाथों से। जब आप एक सर्फिंग कर रहे होते हैं ना समंदर में, एक दफ़ा पाँव सरक जाए तो फिर बस ख़त्म कहानी। अब ये चौधरी निज़ामुद्दीन साहब आपको सर के बाल नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ी देर लगेगी, थोड़ा वक्त लगेगा। पहले भी बहुत सारे दोस्तों ने मुठ्ठियाँ लहरा कर कहा था कि मैं इधर ही हूँ, फिर आपने देखा था क्या हुआ। यहाँ भी अब ऐसे ही होना, वक्त लगना है, आपको सिर्फ हिम्मत रखनी है। उसके साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिप्रेजेंट करने के लिए कह दिया है। आज भी 2 केसेस फारिग हो गए हैं आपके सामने, अब 2 रह गए हैं। एक आध और बना लेंगे, 2 और बना लेंगे, यही किया जाएगा और क्या करेंगे। वो भी अब जजेस खड़े हैं, अब ये बनाते जाएं, उड़ते जाएंगे इंशाल्लाह। अब जजेस इंसाफ पर फैसले देंगे, इनके दबाव में नहीं देंगे। अच्छा जी, मोहम्मद मालिक और काशिफ अब्बासी साहब ने तज्जिया दिया है कि अगर उस दिन जब इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में आना, ये कहा गया कि टेक्निकल फॉल्ट है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है और इस तरह की बातें की गई, तो फिर उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। पहले ही एक जज साहब जो हैं वो कह चुके हैं। अहमद फराद साहब का आपको अपडेट दे दें, उसके अलावा भी कुछ खबरें थी लेकिन अब लंबा हो गया वीलॉग, तो क्विकली हम अहमद फराद साहब का आपको अपडेट दे देते हैं। उनको अगवा किया हुआ है, आपको पता है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ ने अगवा किया है। ये जर्नलिस्ट हैं जो कश्मीर को कवर कर रहे थे, शायर भी हैं। आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने नोटिस दिया है उनके अगवा का, और उन्होंने पुलिस को कल का वक्त दिया है, कल दोपहर तक का, और कहा है कि अगर आप ना लेके आए तो फिर मामला ख़राब होंगे, आपको हर सूरत उन्हें पेश करना पड़ेगा, कोई आइन बाइन शाही नहीं चलेगी, आप उन्हें प्रोड्यूस करें, आपको पता है वो किन के पास है। अगर आप पेश ना हुए तो सेक्रेटरी दिफा और इंटेलिजेंस इदारों को बुलाया जाएगा। अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इसी रास्ते पर चलते रहे तो मैं आपको अभी से बता देता हूं कि फरहाद साहब जो हैं वो अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी नरमी हुई अदालत से तो फिर इस चीज़ को खींचा जाएगा, तो ये या उनको छोड़ दिया जाएगा। आप देखेंगे कल वो अचानक कहीं पर नमूदार हो जाएंगे, किसी जगह पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पुराना वतीरा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का। बहरहाल ये अपडेट है और हमारी तरफ से ये पुरजोश इसके ऊपर हम हमारी तरफ से डिमांड भी है कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।